Welcome to Topper Biology. So today we will start the next section of this chapter, that is section 10.5, and we'll also do the section 10.6, and today this chapter will complete. So let's start this section. Microbes as biocontrol agents. So first of all, you can tell me what are the biocontrol agents. For example, in the agriculture we had crops. Okay, we had crops, and we are using the harmful. We are using the as we know that day by day the increased use of chemicals, in our society is increasing. Okay, the use of insecticides and the pesticides is increasing. Now do you have any solution for this? How do we save crops? How do we save our plants from these chemicals? बिकॉज दे आर एक्सट्रीमली टॉक्सिक एंड एक्सट्रीमली हार्मफुल. ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो जाते हैं प्लांट्स के लिए जो केमिकल्स होते हैं. सो व्हाट इज़ द सोल्यूशन फॉर दिस? इसके लिए हमने क्या करना चाहिए? अपनी जो बायोलॉजिकल अपनी सराउंडिंग्स को बचाने के लिए हमने क्या करना चाहिए? जो बायो कंट्रोल क्या है, बेसिकली इट रेफर्स टू दी बायोलॉजिकल मैथड्स. ये बायोलॉजिकल मैथड्स को रेफर करता है फॉर कंट्रोलिंग द प्लांट डिजीजेस एंड पेस्ट. हमारी जो मॉडर्न सोसाइटी है, these problems have been tackled increasingly by the use of the chemicals. So basically हम जो क्या करते हैं, जो केमिकल्स होते हैं वो प्लांट्स के ऊपर स्प्रे कर देते हैं. ठीक है, तो दीज केमिकल्स जो है ये टॉक्सिक भी हो सकते हैं और हार्म भी कर सकते हैं हमारे प्लांट्स को, टू द ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स अलाइक, एंड हैव बीन पोल्यूटिंग अवर इन्वायरमेंट, और हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट भी करते हैं. सॉइल को अगर ये बेसिकली केमिकल्स हार्म कैसे करते हैं, अभी आपका क्वेश्चन दिमाग में चल रहा होगा, ये केमिकल्स हार्म कैसे करते हैं. तो बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है, ये सॉइल को हार्म करते हैं जहाँ पे वो प्लांट ग्रो हुआ है. यहाँ पे प्लांट ग्रो हुआ है, उसकी जड़, उसकी जो रूट्स होती है वो इफेक्ट हो जाती है. इससे ग्राउंड को इफेक्ट करते हैं, इन्वायरमेंट को पोल्यूट करते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को पोल्यूट करते हैं और क्रॉप प्लांट्स को पोल्यूट करते हैं. तो our soil is also polluted through the use of the weedicides to remove the weeds. So next we are going to start, that is the biological control of pests and diseases. Now what is the solution for this? As we have discussed the problems, हमने जब डिस्कस कर लिया प्रॉब्लम्स, अब इसका हमने सोल्यूशन देखना क्या. ठीक है, तो बायो कंट्रोल ऑफ पेस्ट एंड डिजीजेस. सो उसका हमने बायो सोल्यूशन बताना है. अभी इसमें सोल्यूशन क्या है? ठीक है, सो एग्रीकल्चर देयर इज अ मेथड ऑफ कंट्रोलिंग द पेस्ट दैट रिलाइज ऑन नेचुरल प्रेडेशन रेदर देन इंड्यूस्ड केमिकल्स. एग्रीकल्चर में इसका एक सोल्यूशन है, रेदर देन हमने केमिकल्स नहीं यूज़ करना, कोई नेचुरल मेथड यूज़ करना. अ की ब्रीफ ऑफ द ऑर्गेनिक फार्मर दैट बायोडाइवर्सिटी फ्यूचर्स हेल्थ. द मोर वैरायटी अ लैंडस्केप हैज़, मोर सस्टेनेबल इट इज़. जितनी वैरायटी होगी हमारे पास उतना ज़्यादा सस्टेनेबल होगा, उतना ज़्यादा हमने रहने के लिए आसान होगा. ठीक है, जो ऑर्गेनिक फार्मर है, जो एक फार्मर है, वो क्या करता है, वो फील्ड में कैसे वर्क करता है. दैट ऑर्गेनिक फार्मर वर्क्स टू क्रिएट अ सिस्टम. उसको ऑर्गेनिक फार्मर को ऐसे सिस्टम में वर्क करना पड़ता है जहाँ पे इंसेक्ट्स आर समटाइम्स कॉल्ड एज, these are called as pest. These are called as pest and not be irritated. Instead they are kept in manageable levels by the complex system of checks and balances, where the living and vibrant ecosystem. To conventional farming practices, which often use chemical methods to kill both useful and harmful life forms indiscriminately. So this holistic approach that seeks to develop an understanding the verbs of the interaction between the myriad of the organisms that constitute the flora and fauna. So ये बेसिकली इसमें कुछ नहीं कह रहे हैं, इसमें ये कह रहे हैं कि अगर हम केमिकल्स यूज़ करेंगे तो बेसिकली हमारे प्लांट्स के लिए और हमारे क्रॉप्स के लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा. ठीक है,
और अगर हम नेचुरल वे से इसको ट्रीट करने की कोशिश करेंगे तो हमारे प्लांट्स को, ग्राउंड को और सॉइल को हार्म नहीं करेंगे, ठीक है। और दी ऑर्गेनिक, इसमें बताया हुआ है, दी ऑर्गेनिक फार्मर होल्ड्स, ऑर्गेनिक फार्मर क्या करता है, होल्ड करता है दैट द व्यू की इरिटेशन ऑफ द क्रिएचर्स दैट ऑफ्टन डिस्क्राइब्ड as pest is not possible but also undesirable. So thus the use of the biocontrol measures will greatly reduce the dependence on the toxic chemicals. अगर हम biocontrol measures use करेंगे, बस इस सारे पैराग्राफ में यही लिखा हुआ है, अगर हम biocontrol measures use करेंगे तो हम इसका सल्यूशन निकाल सकते हैं, इस चीज़ का सल्यूशन निकाल सकते हैं। कोई भी प्लांट्स हार्म नहीं होगा, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को हार्म नहीं होगा, कोई भी टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस नहीं होगी। तो अभी यहाँ से करते हैं, द वेरी फेमिलियर बिटल विद रेड एंड ब्लैक मार्क्स। एक बहुत फेमिलियर बिटल लगती है, उसके अंदर क्या होते हैं, बेसिकली रेड और ब्लैक मार्क्स होते हैं, रेड और ब्लैक मार्क होते हैं। उसके अंदर कौन से होते हैं, रेड और ब्लैक मार्क्स होते हैं, ठीक है। द लेडी बर्ड एंड द ड्रैगन फ्लाइज आर यूजफुल टू गेट रिड ऑफ द एफिड्स एंड मॉस्किटोज रिस्पेक्टिवली। For example, the microbial biocontrol agents that can be introduced in the odor to control the butterfly caterpillars, जो which is called as Bacillus thuringiensis। ये जो है बीटी कॉटन जो है वो आपको बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर में आपको पता लगेगा, बैसिलस थरंगीजेनेसिस। अभी आपको कुछ नहीं करना है, इसका नाम लर्न करना है सिर्फ, ठीक है। तो दीज आर अवेलेबल इन दी ड्राइड स्पोर्स। ये जो बीटी है ये ड्राइड पोर्स में अवेलेबल होती है। और जो बीटी, जो बेसिकली बीटी क्या है, बैसिलस थरंगीजेनेसिस। आपको याद रखना है बीटी क्या है, बीटी है बैसिलस थरंगीजेनेसिस। ये बेसिकली ड्राइड स्पोर्स में अवेलेबल होती है बीटी। और इसको हम क्या करते हैं, बेसिकली इस बीटी को हम वाटर के साथ मिक्स कर देते हैं। इस बीटी को हम क्या करते हैं, इसके जो बेसिकली जो ड्राइड स्पोर्स होते हैं, बीटी के जो ड्राइड स्पोर्स होते हैं, इसको हम क्या करते हैं, वाटर के साथ मिक्स कर देते हैं। क्या करते हैं, बीटी के जो ड्राइड स्पोर्स को हम वाटर के साथ मिक्स कर देते हैं। जब इसको हम वाटर के साथ मिक्स कर देते हैं बीटी के ड्राइड स्पोर्स को, एंड इसको हम स्प्रे करते हैं टू दी वेरिएबल प्लांट्स। जिस प्लांट्स को हमने ऊपर जिनको स्प्रे करना है उनके ऊपर स्प्रे करते हैं, फ्रूट्स एंड ट्रीज के ऊपर स्प्रे करते हैं, वेयर दीज आर ईटन बाय द इंसेक्ट्स। और जहाँ पे हम उनको स्प्रे करते हैं, बीटी और वाटर को मिक्स कर स्प्रे करते हैं, उन प्लांट्स के ऊपर क्या होता है, इंसेक्ट्स आकर उसको खाते हैं, ठीक है। इंसेक्ट बाय द इंसेक्ट लार्वे। अभी लार्वे के गट में क्या होता है, जब आपने बीटी और वाटर को मिक्स करके स्प्रे कर दिया वेनरेबल प्लांट्स के, ज़रूरतमंद प्लांट्स के ऊपर आपको अपने स्प्रे कर दिया, आपने अभी क्या किया, बीटी के जो सीड्स थे, बीटी के जो स्पोर्स थे, वो हमने मिक्स कर दिए वाटर के साथ और आपने स्प्रे कर दिया प्लांट्स के ऊपर, ठीक है। बीटी के स्पोर्स को अपने वाटर के साथ मिक्स कर प्लांट्स के ऊपर स्प्रे कर दिया, क्या आएगा, बाहर से कोई इंसेक्ट आएगा, उसे खाएगा, मतलब उसको उसके ऊपर बैठेगा, ठीक है। तो वो क्या होगा, अभी जो जिस इंसेक्ट ने खाया उसके ऊपर क्या है, टॉक्सिन है। जिस इंसेक्ट ने खाया, ये टॉक्सिन इज रिलीज्ड एंड लार्वे इज किल्ड। जो टॉक्सिन है मतलब उसके ऊपर से टॉक्सिन उस इंसेक्ट ने खा लिया और जो उसके ऊपर जो बेसिकली टॉक्सिन था प्लांट के ऊपर, वो उस इंसेक्ट ने eaten by the insect in the gut or larvae, the toxin is released and larvae get killed. और larvae killed हो गए, the bacterial disease will kill the caterpillars but leave the other insects unharmed. Because of the development of methods of genetic engineering in the last decade or so, the scientists have introduced the Bacillus thuringiensis. So ये आपको नाम ही लर्न करना है। ये हम बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर जो उसका एप्लीकेशंस आएगा उस चैप्टर में डिटेल जीएम क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। तो बीटी कॉटन इज सच एग्जाम्पल, अपने बीटी कॉटन एग्जाम्पल याद रखना है।
It is cultivated in some states in our country, and you will learn in this more in chapter 12. A biological control being developed with the use of the treatment of plant disease is called as the fungus trichoderma. एक बायोलॉजिकली कंट्रोल डिजीज डेवलप हुआ है, उसे हम क्या कहते हैं, फंगस ट्राइकोडर्मा. ट्राइकोडर्मा स्पीशीज बेसिकली क्या होती है, फ्री लिविंग फंजाई होती है डेट आर वेरी कॉमनली इन द रूट इकोसिस्टम्स. एंड जो ट्राइकोडर्मा स्पीशीज होती हैं बहुत इफेक्टिव होती हैं, बहुत आर वेरी वेरी इफेक्टिव बायोकंट्रोल एजेंट्स ऑफ द सेवरल प्लांट पैथोजेंस. जो ट्राइकोडर्मा स्पीशीज होती हैं दीज आर बेसिकली वेरी वेरी इफेक्टिव बायोकंट्रोल एजेंट्स. जो इसमें बैक्लोवायरसेस है, जो इसमें बेसिकली बैक्लोवायरसेस है, बैक्लोवायरसेस और पैथोजेंस. बैक्लोवायरसेस क्या है, यहाँ पे पैथोजेंस है. पैथोजेंस कौन से होते हैं, जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स हो गए, जैसे बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, काफ़ी सारे तो आपने पढ़ ही लिए हैं. यहाँ पे बैक्टीरिया के बारे में पता लग गया आपको, पैथोजन वर्ड के बारे में पता लग गया. पैथोजन क्या होता है, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म होता है लाइक बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ जो इंसेक्ट के ऊपर अटैक करते हैं, बैक्लोवायरसेस. Another arthropods. So the majority of the black viruses are used as the biocontrol agents. ऐसा नहीं है कि जो ये वायरसेस है ये हार्म ही करते हैं सिर्फ. ये जो ब्लैकोवायरसेस है बेसिकली these ब्लैकोवायरसेस आर यूज्ड, they are also used as the biocontrol agents. इसमें से जो कुछ ब्लैकोवायरसेस हार्म करते हैं, जबकि कुछ ब्लैकोवायरसेस जो होते हैं वो एज अ बायोकंट्रोल एजेंट्स यूज होते हैं. In the genus which is called as nucleopolyhedrovirus. So these viruses are the excellent candidates for this species-specific narrow spectrum insecticidal applications, and they have been shown to have no negative impacts on plants. इसमें से कोई negative impacts नहीं होते plants के ऊपर, mammals, birds, fish and even non-target insects. This is especially desirable when beneficial insects are being conserved to the aid and overall integrated pest management, that is the IPM, when ecologically sensitive area is being treated. Next है microbes is biofertilizers. बायोफर्टिलाइजर्स के माइक्रोब्स एज बायोफर्टिलाइजर्स. अभी बायोफर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, जो हमारे सॉइल की क्वालिटी को यील्ड करते हैं, ठीक है, यील्ड करते हैं, ठीक है, जो इंक्रीज करते हैं वो बायोफर्टिलाइजर्स होते हैं. विद अवर प्रेजेंट डे लाइफ स्टाइल एनवायरमेंटल पोल्यूशन इज अ मेजर कॉज ऑफ द कंसर्न. बेसिकली जो हमारी इतनी इन्वायरमेंटल पोल्यूशन होती है वो कंसर्न है कि इससे क्या हो रहा है कि सॉइल भी ख़राब हो रही है, ठीक है, जो इतनी पोल्यूशन कर रहे हैं अंदर सॉइल को भी कुछ खराबी हो रही होगी, है ना. यूज़ ऑफ द केमिकल फर्टिलाइजर्स, जो इतने केमिकल फर्टिलाइजर्स इंक्रीज हो रहे हैं, डिमांड ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस्ड हैज़ कंट्रीब्यूटेड टू सिग्निफिकेंटली टू द पोल्यूशन. First, we have now realized that there are problems associated with the overuse of chemical fertilizers. तो short note आ सकता है use of the chemical fertilizers. और ऐसा नहीं है कि अपने ऐसे points लिख दे रहे हैं कि the chemical fertilizers are very harmful, these are very toxic. You have to mention the examples. कि अगर chemical fertilizers हैं, अगर केमिकल फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्री से प्रोड्यूस हो रहे हैं तो वो हमारे इन्वायरमेंट को कैसे हार्मफुल करते हैं. यू हैव टू गिव द फैक्ट्स हेयर, ओके, you have to give the facts here, you have to explain them with the examples. You have to not write 1 or 2 lines that ये जो chemical fertilizers is, I write the overuse of chemical fertilizers is increasing day by day. Give examples तो चलो आप दे दोगे, but अगर क्वेश्चन मोल्ड कर आ गया, अगर आपको ये क्वेश्चन आ गया कि केमिकल फर्टिलाइजर्स का जो यूज़ है ओवर यूज़ हो रहा है, तो आप उसके बारे में एक्सप्लेन करो, ठीक है. तो आप कैसे एक्सप्लेन करोगे, आप ये आप 99% ऑफ स्टूडेंट्स दे आर राइटिंग 99% of students are writing that they are harmful, they are toxic, but with writing those lines, 2 of the lines आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे.
जो है प्रॉपर वे में उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो मैं आपको एक्सप्लेन करके बताती हूँ। जैसे आपके केमिकल फर्टिलाइजर्स है, यू कैन राइट, फर्स्ट यू हैव टू थिंक, व्हेन यू हैव टू राइट फर्स्ट थिंक व्हाट टू राइट इट। पहले आप उसके बारे में सोचोगे, ठीक है, उसमें हम क्या लिख सकते हैं, क्या मेंशन कर सकते हैं। बेसिकली केमिकल फर्टिलाइजर्स है, ठीक है, अगर आप सोचो, जो सोचने वाले बच्चे हैं अगर वो सोचें, केमिकल फर्टिलाइजर्स किसको हार्म करते हैं, ठीक है, केमिकल फर्टिलाइजर्स जो हम यूज़ करते हैं वो किसको हार्म करते हैं, हमारी मिट्टी को हार्म करते हैं, जो सॉइल है उसको हार्म करते हैं। ठीक है, अगर आप एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, प्लांट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, अगर आपने रूट्स वाला स्टडी किया है, रूट्स को हार्म करते हैं, अगर वो रूट्स को हार्म करेंगे वो तो बेसिकली जो है हमारी क्रॉप्स, हमारी जो फसलें हैं अच्छी नहीं ग्रो करेगी। ठीक है, उसमें काफ़ी जो है इम्पैक्ट पड़ जाएगा। तो आप ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हो उसको। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया आपका। ठीक है, सेकंड पॉइंट आप ये लिख सकते हो कि अगर वो हमारी सॉइल ख़राब होगी उसकी वजह से हमारी एयर ख़राब होगी। ठीक है, उसकी फर्स्ट पॉइंट तो आपका ये हो गया कि रूट्स की ख़राब होगी और हमारी क्रॉप्स पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट आप ये लिख सकते हो, अगर एयर उसकी वजह से, केमिकल फर्टिलाइजर्स की वजह से हमारे जो उसकी फ्रूट्स एंड, हाँ सेकेंड पॉइंट लिख सकते हो, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की जो ग्रोथ है वो अच्छी नहीं होगी। ठीक है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ख़राब हो सकते हैं, उसकी वजह से हमारा पूरा प्लांट ख़राब हो सकता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट आप लिख सकते हो, अगर इसकी वजह से ये जो है बहुत पोल्यूशन करते हैं, इसकी वजह से पोल्यूशन होती है, तो पोल्यूशन की वजह से एयर ख़राब होती है। अगर एयर ख़राब होती है तो वो प्लांट्स के लिए वो इन्वायरमेंट नहीं बनता। ठीक है, ग्रो होने के लिए। ठीक है, तो अब थर्ड पॉइंट, अब ऐसे इस तरह के बाकी पॉइंट्स में इसमें जो लिखा हुआ है पैराग्राफ में आप वो दे सकते हो, इसमें नहीं लिखा हुआ। तो उसमें बस ओवरयूज़ कई बार क्या करते हैं ना बच्चे, कई बार आप पॉइंट्स तो छोटे छोटे होते हैं बट आपका +2 लेवल है, यू हैव टू बी स्पेसिफिक। आपने मेडिकल स्ट्रीम के हो, आप यू हैव टू बी वेरी वेरी स्पेसिफिक। अगर आप वहाँ पे पेपर में, वैसे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे नो डाउट, बट इफ़ यू विल बी स्पेसिफिक देन यू विल गेट, एग्जामिनर को मतलब कोई मौका नहीं मिलेगा आपके मार्क्स काटने के लिए, ये मैं 100% गारंटी दे देती हूँ आपको। ठीक है, तो बाकी तो एग्जामिनर के मूड पे डिपेंड करता है वो कितने मार्क्स देता है बोर्ड में। तो आपकी +2 बोर्ड है, इसलिए मैं आपको कह रही हूँ यू हैव टू बी वेरी वेरी स्पेसिफिक। वैसे तो पॉइंट्स यही है कि वो एक तो सॉइल को ख़राब करता है, आप लिख दोगे इट इम्पैक्ट ऑन सॉइल ऑन द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। अगर आप थोड़ा सा उसको साइंटिफिकली एक्सप्लेन करोगे तो मतलब ज़्यादा नहीं करना, इतना भी नहीं एक्सप्लेन करना कि पूरा पेज ही भर देना। साइंस में यू हैव टू बी वेरी वेरी स्पेसिफिक। इफ़ द क्वेश्चन यू हैव आस्क्ड अबाउट 5 मार्क्स तक, आपको कहा है कि 5 मार्क्स का बायो फर्टिलाइजर के ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है, तो आप उसमें क्या क्या दे दोगे। आपको ऐसा नहीं करना कि आपको एक पेज पूरा भर देना है, नो, यू हैव टू बी स्पेसिफिक। आपने बायो फर्टिलाइजर की पहले तो डेफिनेशन लिखनी है, अगर आपको राइट शॉर्ट नोट ऑन बायो फर्टिलाइजर्स आया तो। ठीक है, बायो फर्टिलाइजर्स में शॉर्ट नोट आया बायो फर्टिलाइजर्स के बारे में, आपने ओवर नहीं करना किसी भी चीज़ को। अगर क्वेश्चन 5 मार्क्स का पूछा है तो 5 मार्क्स के हिसाब से लिखो। अगर बायो फर्टिलाइजर्स का शॉर्ट नोट 2 मार्क्स में आता है तो आप 2 मार्क्स में कितना लिख सकते हो, 5 to 6 लाइन्स लिख तो बहुत है, इनफ है, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसमें आपको क्या बताओगे, बायो फर्टिलाइजर्स इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, दूसरा बायो फर्टिलाइजर्स के आप कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स दे दोगे, ये बेसिकली ओवरकम करते हैं हमारे जो केमिकल फर्टिलाइजर्स के ऊपर। दीज आर बेसिकली नॉन, जो बायो फर्टिलाइजर्स है ये सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करते हैं। ठीक है, बस 3-4 पॉइंट्स दे दोगे 2 मार्क्स के लिए, आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि है तो क्वेश्चन 2 मार्क्स का।
तो बेसिकली यू हैव टू सी द क्वेश्चन. आज के लिए लेक्चर बहुत हो गया मुझे लगता है. बायो फर्टिलाइजर्स का टॉपिक करते हैं. तो बायो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? बेसिकली जो केमिकल फर्टिलाइजर्स के ऊपर जो है ओवरकम कर सके, हम केमिकल फर्टिलाइजर्स को रिमूव कर सके. ठीक है. सो यूज ऑफ द बायो फर्टिलाइजर्स. बायो फर्टिलाइजर्स क्या? ये ऑर्गेनिजम्स हैं जो सॉइल की न्यूट्रिएंट क्वालिटी को एनरिच कर दे. ठीक है. सॉइल की न्यूट्रिएंट क्वालिटी को ठीक कर दे, उनको कहते हैं, उनको हम बायो फर्टिलाइजर्स कहते हैं. तो हम क्या कहते हैं? उनको हम बायो फर्टिलाइजर्स कहते हैं. मेन सोर्सेज क्या है बायो फर्टिलाइजर्स के? एक तो बैक्टीरिया है, एक फंजाई है, और एक क्या है? साइनोबैक्टीरिया. एक बैक्टीरिया है, एक फंजाई है, और एक साइनोबैक्टीरिया है. स्टडीड अबाउट द नोड्यूल्स ऑन द रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स फॉर्म्ड बाय द सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ राइजोबियम. अगर आपने स्टडी किया होगा, अगर आपने स्टडीड अबाउट द नोड्यूल्स ऑन द रूट्स. रूट्स कहाँ पे होती है? यहाँ पे सॉइल के नीचे रूट्स होती हैं. आपने प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी रूट्स के बारे में +1 में पढ़ा होगा. ठीक है. रूट्स के ऊपर जो नोड्यूल्स प्रेजेंट होती हैं, आई थिंक एक मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स का एक टॉपिक होगा, चैप्टर होगा +1 में. ठीक है. आपने वो स्टडी किया होगा चैप्टर मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स. मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स में आपको बताया गया है, उसमें रूट्स है, आपकी विनेशन बताई हुई है, लीव्स की, काफ़ी कुछ डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है. ठीक है. काफ़ी टफ होती है वैसे +1, एंड इसीलिए समझाया जाता था कि +2 में आपको जो कंसेप्ट्स हैं इजीली समझ आ जाए. ठीक है. तो ये अब जो नोड्यूल्स होती हैं, जो यहाँ पे रूट्स के ऊपर जो बेसिकली नोड्यूल्स होती हैं ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स आर फॉर्म्ड बाय सिम्बायोटिक एसोसिएशन. सिम्बायोटिक एसोसिएशन किसकी? राइजोबियम की. सो ये क्या करता है? बेसिकली बैक्टीरिया फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन. ये जो है बैक्टीरिया जो होता है एटमॉस्फेयर से क्या फिक्स करता है? बैक्टीरिया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स करता है, which is used by the plant as nutrient. Other bacteria can fix the atmospheric nitrogen where the free living in the soil. For example, Azospirillum and Azotobacter. इसके जो examples है वो बहुत important है. ठीक है. So ये जो है बैक्टीरिया है एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन कंटेंट करता है. फंजाई आर ऑल्सो नोन टू फॉर्म द सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद प्लांट्स व्हिच इज कॉल्ड एज माइक्रोहेसिया. Many members of the genus Glomus from Microhesia, the fungal symbiont in these association basically absorbs the phosphorus from the soil. Phosphorus from the soil and passes to the plant. Plants having such associations show other benefits also, such as resistance to root-borne pathogens, tolerance to salinity and drought, and overall increase in plant growth and development. So cyanobacteria are autotrophic microbes widely distributed in the aquatic and terrestrial environments, and many of which can fix the atmospheric nitrogen. For example, Anabaena, Nostoc and Oscillatoria. Anabaena, Nostoc and Oscillatoria. In paddy fields, cyanobacteria serve as the important biofertilizers. Blue-green algae also add organic matter to the soil and increase the fertility. Currently in our soil, a number of biofertilizers are available commercially in the market, and farmers use तो बेसिकली आपको याद रखने जो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन फिक्स करते हैं वो 3 होते हैं, दैट इज एनाबेना, नॉस्टिक एंड ऑसिलेटोरिया. साइनोबैक्टीरिया क्या होता है? बेसिकली ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, ये इंपॉर्टेंट बायोफर्टिलाइजर होता है. ठीक है. एंड नंबर ऑफ बायोफर्टिलाइजर्स आर कमर्शियली यूज्ड इन द मार्केट्स, एंड फार्मर्स टू यूज दिस रेगुलरली फील्स टू रिप्लेस soil nutrients and reduce the dependence of chemical fertilizers. So I have completed the chapter finally. You can go through the summary of this chapter. I hope let's do summary. Microbes are very important component on life, as we have done. So not only microbes are pathogenic, but many microbes are useful, as we have done the microbes in food, the microbes in water, as we have done the BOD demand, the sewage treatment plants, the STPs, abbreviations are very important in this chapter.
and the Saccharomyces which is also called as the baker's yeast, है ना. Idli and dough, in idli and dough the carbon dioxide is used, है ना. And we have done the antibiotics, and you have to learn the examples also. For every chapter I will put a video for the important questions for a board exam, so that you can go through it, and I will also discuss that questions. So these are some questions. You can just go through these questions, and if you have any doubts in this chapter, you can comment me. So thank you for watching the video. Please like, comment and share.